समाज में रहकर अगर आपको किसी की जरूरत ना पड़े तो या तो फिर आप भगवान हो सकते हैं या फिर किसी तरह का जानवर। समाज में रहकर समाज में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी से समाज बनता है और समाज में रहकर समाज के लिए करने वाला ही एक अच्छा इंसान कहलाता है। हालांकि आजकल सभी जगह पर कोई ना कोई किसी न तरह किसी की मदद जरूर करता है, लेकिन समाज में एक शक्ति उभर कर आ रही है, युवा शक्ति, जो समाज में रहकर समाज के क्षेत्र में समाज सुधारों जैसा काम करने में जुटी हैं। और इस तरह के बहुत लोग हैं जो युवा शक्ति को मानते भी हैं। युवा शक्ति के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने आज खास मुलाकात में लेकर आई हूँ। ये कौन है और कहां से संबंध रखते हैं, ये क्या मोटिव रखते हैं, इनकी उपलब्धियां क्या है और समाज में रहकर समाज के लिए ये क्या करना चाहते हैं, इन सब के बारे में ये खुद आपको हमारे इस खास मुलाकात में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे इन किरदारों से और इनके इन उपलब्धियों से। आप सभी का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बताना है कि आप लोग किस मंच से ताल्लुक रखते हैं और उस मंच में रहने के बावजूद क्या उपलब्धियां आपकी हैं और आगे के क्या ऐसे उद्देश्य जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। आप सबसे पहले मैम। मैं मधुलिका जी। मैं इस मंच में सचिव हूँ जी, और मेरा हमेशा इस मंच में यही रहता है कि इस मंच को, ये जोधपुर में पहली बार नए स्टार्ट हुआ है, तो ये रहता है कि इसको और आगे कितना आगे बढ़ा सकूं। मारवाड़ युवा मंच, मारवाड़ युवा मंच को, जोधपुर मयूरध्वज। जी मैम। जी, मैं नेहा जैन, अध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच जोधपुर मयूरध्वज। हमारा पूर्ण मोटिव यही रहता है कि मारवाड़ की जो संस्कृति है उसे कैसे हम विश्व में ले जा सके, तो इसी को लेकर मारवाड़ी युवा मंच जो है वो गठित हुआ है। और जोधपुर में जो शाखा है वो पहली है और नई है, परंतु फिर भी बहुत उत्तम प्रकार से कार्य कर रही है शाखा और अच्छी स्पीड से वर्क कर रहे हैं रेगुलरली। बहुत खूबसूरत। सर आप। मैं सुरेंद्र भट्टड़ जी, वर्तमान में मैं मारवाड़ी युवा मंच के राजस्थान प्रांत का अध्यक्ष हूँ। वो जिम्मेवारी मेरे पास है और वैसे मैं नोखा से आता हूँ, नोखा बीकानेर से। मतलब आप आज हमारी इस खास मुलाकात में नोखा से यहाँ पे पधारे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। मैम आप। जी, मैं डॉक्टर काजल वर्मा जी, मैं नेशनल कन्वीनर ऑर्गन डोनेशन प्रोजेक्ट की नेशनल कन्वीनर हूँ और मैं जोधपुर से ही हूँ। और बस किस तरीके से आगे इस प्रोजेक्ट को लेके जाना है ऑर्गन डोनेशन का, क्योंकि हम भी देखते हैं कि किस तरीके से आजकल की जो नीड है जो बढ़ती जा रही है, कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही है, तो कैसे इसको पूरी तरीके से प्लान किया जाए, लोगों के लिए, लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पे काम करना है। जी साहब। मैं दिलीप चांडक, मारवाड़ी युवा मंच मयूरध्वज कोषाध्यक्ष जोधपुर। सर मेरा आप सबसे एक सवाल है कि जब कोई मंच या कोई संगठन बनता है तो वो किसी खास उद्देश्य को लेकर नजर में फिर काम करता है। जैसे आपने बताया कि डोनर सिस्टम हो गया, एक तरफ मारवाड़ी भाषा को आगे बढ़ाने की बात है, तो एग्जैक्टली पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस मंच का गठन कब हुआ था और इसका जो मूल उद्देश्य वो क्या है। क्या अलग अलग तरह के उद्देश्यों को लेकर आप चल रहे हैं या किसी एक को आपने टारगेट कर रखा है? मैम आज से 34 वर्ष पहले जी असम के गुवाहाटी से इस संगठन की शुरुआत हुई थी जी, क्योंकि मारवाड़ी वहाँ बहुत सारे रह रहे थे। अच्छा। उनको एकत्रित करना, संगठित करना और जो राजस्थानी जो त्योहार है उनको एक साथ मना सके, उसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। अच्छा। उसके बाद में जब इसकी स्थापना हुई तो फिर लगा कि भाई हमें जन सेवा के, जैसा कि मारवाड़ी समाज शुरू से करता आया, जन सेवा के विभिन्न काम करते आया, तो उस जन सेवा को बहुत बड़े एक स्तर तक ले जाकर और जन जन तक हर समाज के लोग प्रति हर एक समाज के व्यक्ति को, हर एक वर्ग के व्यक्ति को वो समाज सेवा का फायदा मिले, उसके उद्देश्य से उन्होंने इस संगठन को उस स्तर पर बनाया। और लगभग आज की तारीख में करीब करीब 1.5 दर्जन प्रकल्प, हमारे राष्ट्रीय प्रकल्प जो आज भी चल रहे हैं और बहुत जोर शोर से। अच्छा, मेरा आप एक सवाल और है। आप तो डॉक्टर हैं और मेरे ख्याल से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और शायद आप एक घर भी संभाल रही होंगी क्योंकि आप महिला के तौर पर हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? आप लोग कैसे कनेक्ट हो गए सबके सब? जैसे आप तो डॉक्टर हैं तो मैं मान सकती हूँ एक फील्ड से, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का ये जो मिलन है ये कैसे हुआ या फिर कैसे डिसाइड किया आप सबने कि हमें इस मंच से जुड़ना है? एक्चुअली क्या होता है, हम लोग अलग अलग फील्ड से हैं और यही हमारी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है हम लोगों का कि हमें सब अलग अलग तरीके के लोगों का टैलेंट मिलता है, अलग अलग तरीके के लोगों का विजन मिलता है, तब जाके इस तरीके के मंच में एक बहुत बड़ा उद्देश्य को हम लोग पा सकते हैं। ऐसा
जुड़ना ऐसा होता है कि अलग अलग सिटीज से हैं हम लोग। मैंने जब ज्वाइन किया था मैं उदयपुर में थी, अभी मैं नागौर में पोस्टेड हूँ। क्योंकि मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ तो बहुत कभी कभी कुछ ना कुछ कनेक्शंस निकलते हैं। इसी तरीके से आप लोगों से भी मिलना हुआ, सर से भी मिलना हुआ ऐसा, और इसी तरीके से हम लोग अलग अलग लोग जो हैं जुड़ के एक चेन जैसा बनाते हैं, ब्रांचेस बनती है हमारी उस जगह, वो ब्रांचेस कनेक्ट होती है स्टेट से और स्टेट कनेक्टेड रहता है पूरा नेशनल से। अच्छा, जब गठन की बात करें तो अब मैं नेशनल लेवल पर जानना चाहूंगी, इनकी ब्रांचेस क्या है, क्या मेन जो केंद्र बिंदु है वो कहाँ पर है? दीज काइंड ऑफ हमारी जो हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय है वो दिल्ली है। अच्छा। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 20 राज्यों में जी मारवाड़ी युवा मंच की इकाइयां शाखा स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर इकाइयां हैं। और जो मंच के जो प्रकल्प हैं, राष्ट्रीय प्रकल्प हैं, उनको बहुत शानदार तरीके से किया जा रहा है। और जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है वो दिल्ली है, और सारा डायरेक्शन वहाँ दिल्ली से ही सब जगह। और अभी तक लमसम कितने आपके मंच के सदस्य जुड़ चुके हैं? अगर मैं नेशनल लेवल पर बात करूं तो कितने लोग? लगभग 1 लाख से ऊपर। अच्छा, और अगर जोधपुर की बात करें तो? जोधपुर में अभी 25-26 के आसपास 25-26 शाखा नहीं, सदस्य। हमारी एक शाखा के अंदर मिनिमम 21 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। 21 मेंबर्स पे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। तो 21 तो आपको हर शाखा में मिलेंगे। फिर उस शाखा पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट तो बढ़ते रहते हैं, लोग जुड़ना भी चाहते हैं इन्हीं मंच से। जब हम इस तरीके के कार्यक्रम रोज करते हैं तो बढ़ते रहते हैं रोज। ऐसा किसी सिटी में एक है, किसी सिटी में तो बहुत ज्यादा ब्रांचेस भी हैं ऐसा। और अगर मैं कहूँ मुझे जैसे लोग आपसे जुड़ना चाहें, हम तो बिल्कुल वेलकम करेंगे। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फॉर्म भरना पड़ता है? कोई रजिस्ट्रेशन? जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है हमारा। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 18 से 40 साल तक की उम्र का जो भी पर्सन है वो हमारी ब्रांच को ज्वाइन कर सकता है, मंच को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि एक युवा मंच है ऐसा। लेकिन 45 तक उसको वो कंटिन्यू कर सकता है ऐसा। और ऐसा नहीं है कि पुराने जो लोग हैं, हमारे पुराने जो जिनसे हम इंस्पायर होकर आज काम करते हैं, वो लोग जो है पदाधिकारी, वो कंटिन्यू करते हैं संरक्षक के रूप में। मेरा एक सवाल और आपसे है कि आप मारवाड़ी भाषा के बारे में जो बता रहे हैं, मायड़ भाषा जिसको कहते हैं, उसके आगे इम्प्रूवमेंट के लिए या उसके स्कोप के लिए या उसे एक जगह दिलाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? अभी साल भर पहले हमने पूरे हिंदुस्तान से मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से 1.5 लाख हस्तलिखित पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने भेजे। अच्छा। जिसमें राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 200 सांसदों से एक संस्तुति पत्र लें, जिससे हम प्रधानमंत्री जी को उनसे मिलके, और उस जो संस्तुति पत्र हम जो लेंगे उन सांसदों से, तो हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे कि भाई ये जो आपके 200 सांसद हैं जो संसद में बैठते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ये भाषा एकदम परिपूर्ण है और इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि इसको और प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। अच्छा, जैसे मैं अगर कहूँ कि मुझे भी बहुत अच्छी मारवाड़ी थी, हम लोगों ने भी सीख ली है। अगर घर की बात की जाए, चलो हम समाज में चल रहे हैं कि इस भाषा को बढ़ावा मिले। अगर परिवार की बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा आप एक महिला हैं, तो आप इस भाषा को अपने घर से कैसे बढ़ावा दे सकती हैं, या फिर दूसरी महिलाएं कैसे मोटिवेट हो सकती है कि हम अपनी राजस्थानी लैंग्वेज को और ज्यादा आगे ले जाएं? क्योंकि आजकल तो देखिए बच्चे जहाँ स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो दे प्रेफर हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और कहा भी जाता है, ये आप देखिएगा कि जिनकी मदर लैंग्वेज मारवाड़ी है, उनका टोन जो है इंग्लिश को लेकर थोड़ा प्रॉपर नहीं होता। तो टीचर्स कहते हैं कि आप मारवाड़ी बोलना छोड़िए, हिंदी और इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो फर्क भी आ रहा है। लेकिन इस चीज को डिनाई किया जा सकता है, क्योंकि जो मारवाड़ी बोलते हैं ऐसा नहीं कि उनकी इंग्लिश और हिंदी पे पकड़ नहीं होती। बिल्कुल नहीं। तो एज ए महिला या फिर कहीं कि एज ए माँ, आपका क्या नजरिया कि महिलाओं को किस तरह या किसी को भी किस तरह इस तरह रुझान दिया जा सकता है इनकी तरफ? मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि महिलाओं को अपनी फैमिली के अंदर एक तो मारवाड़ी बोलना बंद नहीं करना है किसी भी हालत में, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो। इवन जैसे मेरी फैमिली में काफी लोग जो अब्रॉड रहते हैं, मेरी दीदी वगैरह, इवन जो बच्चे जब वो बाहर से आते हैं दे स्पीक फ्लुएंटली मारवाड़ी बोलते हैं, हमसे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दीदी ने वहां रहकर भी अपनी मारवाड़ी कल्चर को डेवलप कर रखा है। तो सबसे मेन चीज, अगर घर से अगर अच्छी तरीके से लैंग्वेज डेवलप होगी तो वो बच्चा बहुत फ्लुएंटली अच्छे से बोलेगा। मेन चीज है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, आप स्टूडेंट भी हैं, आप पढ़ रही हैं? मैं टीचर हूँ एक्चुअली। अच्छा, पर लगती स्टूडेंट है आप। गुड थिंग कि आप मतलब बहुत जल्दी टीचर बन गई हैं फिर तो। इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर यू ना। आप टीचर हैं, ठीक है। आप क्या पढ़ाती हैं? जी, मैं मैथ्स टीचर हूँ, ट्यूटर हूँ, मतलब मैथ्स ट्यूशंस लेती हूँ और पार्ट टाइम मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लेती हूँ। ओके। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो सॉफ्ट स्किल्स चलती हैं उनके अंदर मैंने टैली में तो ले रखी है ट्रेनिंग्स। अभी मैं एक और प्रबंधक के
रूप में चल रही है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स, उसमें अब ट्रेनिंग्स लूंगी। ये बहुत खूबसूरत बात है कि एक मैच्योरिटी आ गई है आज के युवा में कि अपनी एज के तो वो है ही नहीं देखा जाए तो, लेकिन अचीवमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव लॉट्स ऑफ, उसके बाद भी आप लोग आगे चल रहे हैं। मेरा आपसे सर एक सवाल है कि आप जिस फील्ड में हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करते हैं? मेरे चुनने का लाइन अच्छा बिजनेस। तो फिर अगर आप बिजनेस की तरफ है आपका ध्यान, तो कैसे आप टाइम निकाल पाते हैं इस मंच के लिए? फिर सर बिजनेस के अलावा भी मेरी सामाजिक कार्यक्रम में रुचि रही है, और जब से मैं मंच से जुड़ा हूँ तो इनके मंच के जो प्रोग्राम हमारे लिए, जो हमारे प्रोग्राम चलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत अच्छे पसंद आते हैं। तो मेरी रुचि और बड़ी है सामाजिक कार्य के लिए। तो मंच के साथ जुड़ के मैं बहुत खुश हूँ, मारवाड़ी युवा मंच। और इन मारवाड़ी युवा मंच के जो प्रोग्राम से बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो एक जो बोलते हैं जो अच्छी तरह से चलते हैं, तो हमको भी मजा आता है उनके साथ करने का जुड़ा। और जो हम लोग जुड़े हैं इनसे, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है मारवाड़ी युवा मंच से जुड़ के। जी अच्छा लगता है। आप तो मेडिकल लाइन से हैं, अगर मैं पूछूं मेडिकल लाइन में क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन आप मंच के लिए कर रही हैं, या क्या आपने सोचा है, कुछ प्लानिंग होगी आपकी? तो मैं उसके बारे में डिटेल जानना चाहती हूँ। जी, बीइंग अ डॉक्टर, मैं जब से इस मंच में आई हूँ मैं काफी लकी रही फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उदयपुर में मैंने ब्रांच की शुरुआत की थी। मैं फाउंडर प्रेसिडेंट थी लेक सिटी ब्रांच की। उदयपुर में उस वक्त 2 ब्रांचेस होती थी। एक मेन ब्रांच थी जो पहले बनी थी, और फिर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे कहा गया था चलो आप एक फीमेल ब्रांच अलग बनाओ, तो मैंने लेक सिटी बनाई और मैं उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट थी। और क्योंकि एक डॉक्टर थी तो कॉन्टेक्ट्स मेरे ज्यादा डॉक्टर से थे, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को ऐड किया। उसमें बहुत फीमेल डॉक्टर्स थी, और हम लोग बहुत तरीके के कैंप्स लगाते थे मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि उसमें और अलग अलग तरीके के भी डॉक्टर्स थे, तो हम सारी सर्विसेज हमें अवेलेबल हो जाती थी। तो विजन तो यही था कि हमारी तरफ से जो भी बेस्ट हो गया एज एन डॉक्टर हम दे सके। फिर स्टेट कमिटी में मुझे लिया गया, तब भी मैं लगी रही ऐसा। एंड देन आई वाज गिवन मिशन कैंसर कंट्रोल, जो कि हमारे मंच का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक विजन है हमारे मंच का कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। कोई आइब को लेके काम करता है, कोई कुछ ना कुछ दूसरी चीजों को लेके। हमारे मंच का एक विजन था कि क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, त्रासदी है, जिससे हर थर्ड पर्सन अब अफेक्ट होता जा रहा है आगे की तरफ, और बहुत महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। यहाँ तक कि मैं कहूँ कैंसर को कैंसर कहने में भी लोग हिचकते, कर्क बोलकर। एग्जैक्ट, कर्क बोलते हैं, मतलब उसको रिजर्व कर रखा है, लोग बताना ही नहीं चाहते कि मुझे कैंसर है। कई बार तो ये देखा जाता है कि किसी को कैंसर है तो लोग सोचते हैं अच्छा जहाँ पे लोग अवेयर नहीं है, इलिटरेट है, एजुकेशन नहीं है प्रॉपर, कि छूत की बीमारी उसके पास में भी नहीं जाएंगे, ऐसा ये तक भी चीजें सामने आती है ऐसा। तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरे को स्टेट कैंसर कन्वीनर बनाया गया, और हमने इसके थ्रू करीबन 29 से 30 कैंप्स पूरे ऑल ओवर राजस्थान में लगाए। सिर्फ कैंप्स ही नहीं बल्कि हमने अवेयरनेस कैंपेनिंग इतना जोरों शोरों से पूरे राजस्थान में किया था कि आज भी सब लोग उसकी मिसाल देते हैं। बहुत तरीके से हम लोगों ने सेमिनार्स किए इसको लेके, बहुत रैलीज हमने निकाली है, सिग्नेचर कैंपेनिंग बहुत की हम लोगों ने। एंड देन जो हमारा मेन है जो कि एक सबसे बेस्ट सिंबल या फिर ये कहेंगे कि हॉलमार्क है हमारे मंच का, वो है हमारी कैंसर बस जो है। वो हम लोगों ने पूरे वो मूवेबल बस है, मोबाइल बस है, जो कि ऑल ओवर इंडिया जाती है। इसके अंदर करीबन 7 प्रकार के कैंसर का डिटेक्शन होता है, जिसमें 2 तरीके के ब्लड टेस्ट भी होते हैं, मेमोग्राफी है, एक्सरे यूनिट है, एंडोस्कोपी यूनिट भी अंदर है। फ्री ऑफ कॉस्ट, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। डेंटल एक्सरे भी, डेंटल यूनिट भी अंदर ही है हमारी। तो ये सारे तरीके के जो कैंसर का डिटेक्शन है, जो फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं। एक हेल्दी पर्सन जो सोचता है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो कुछ और निकलता है, और वो बचा जा सकता है, उसको आगे फर्दर उसका कैंसर उसको फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है, और आगे फैलने से हम उसको रोक सकते हैं। तो वो स्टेज पे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, और फिर उसके बाद में सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है पेशेंट्स के लिए। पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और बाकी अगर इसका एक्सपेंसेस है तो वो स्पॉन्सरशिप वगैरह से मिल जाता है हम लोगों को ऐसा। तो ये वाले कैंप्स हमने बहुत सारे लगाए हैं,
और बहुत खुशी होती है समाज के लिए, लोगों के लिए इतना कुछ करके। जब आप इतना कुछ करते हो तो सब पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस आती है लोगों की, जब उन्हें कुछ इतना बेस्ट मिल रहा है। आज मार्केट में जाएंगे, ये सारे टेस्ट जो हम बस में करते हैं, एक पर्सन के वो 12 से 13 हजार का खर्चा है सिर्फ एक पर्सन पे, ऐसा। और वो हम एक कैंप के अंदर करीबन 150 से 200 लोगों का करके देते हैं। तो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट, वही तो उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। एग्जैक्टली, सलाह लेने के लिए भी आपको यू हैव टू पे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसे आपने कहा स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं। अगर देखा जाए तो जब हम कोई सोशल कॉज कर रहे हैं या समाज सुधार की बात करते हैं तो वाकई में पैसा एक चीज है जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट पैदा जरूर बिल्कुल करता है। और इस तरह का जब वाकया होता है या इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तब आप डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार हम एक काम करना चाहते हैं लेकिन ये चीज हमें रोक रही है। तो कभी इस तरह के खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं आपके साथ, या कभी लगा कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है या हमारे करने का कोई रिजल्ट नहीं? बहुत जूझना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, तब जाके आप किसी स्टेज पे पहुंच पाते हो, इस तरीके के माइलस्टोन सेट कर पाते हो जो आज मिशन कैंसर कंट्रोल हमारा मंच कर रहा है। आज पूरे इंडिया में 557 कैंप्स हम लोगों ने स्टैब्लिश कर दिए हैं अभी कल तक की जो मैं अपडेट दे रही हूँ आपको। ऐसा ये करने में पता नहीं हमारे जितने भी नेशनल डेलीगेट्स हैं या स्टेट के मैं बात करूँ, बहुत जूझना पड़ता है इन चीजों को लेके, बहुत मुश्किल से आ पाती। लेकिन ऐसा है कि अगर हमने एक बार कर दिया ना कहीं पे और लोग वहां पे हैं इस तरीके की कि जो पॉजिटिव विजन रखते हैं तो फिर वो अपने आप आते हैं हमारे पास। एक बार बस हमें एक स्टिमुलेशन देने की जरूरत पड़ती है, फिर वो अपने आप आते हैं हमारे पास। अगर कोई आपके इसमें मेंबर बनना चाहे मंच में, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना फोन कांटेक्ट या जो भी आपको लगता है डिटेल प्लीज बताएं। जो जोधपुर के युवा साथी हैं उनसे अगर वो मंच से जुड़ने के इच्छुक हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि आप मयूर ध्वज की टीम से, आप नेहा जी से और मधुलिका जी से, चांडक जी से, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि भी राजस्थान में जो शाखाएं अभी चल रही हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़े और उनकी जो एनर्जी है वो समाज सुधार में, समाज के विकास में और समाज के जो समाज का जो ऐसा तबका है जो हर तरह की सुविधा से वंचित है, मैं चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से, आप सबकी एनर्जी से उन सबको लाभ मिले, वो लाभान्वित हो। यही हमारा प्रयास रहता है मंच के माध्यम से। तो आप मयूर ध्वज की टीम से मिल सकते हो जुड़ने के लिए, तो स्वागत है, दोनों हाथों से हम आपका स्वागत करेंगे जी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और आपसे है कि हम जब मंच की बात करते हैं कि ये मंच इस तरह के काम कर रहा है, ये तो हो गई मोबाइल वन की बात कि भाई वो जाकर वहां पर इलाज करती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को आपकी जरूरत है लेकिन आप वहां नहीं पहुंच पाते, तो उन लोगों के लिए क्या रास्ता है कि वो कैसे आपके पास मदद के लिए आए? क्या इस तरह की कोई आपने मुहिम छेड़ रखी है, या somebody come to you and then से कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम, तो क्या इस तरह का कोई आपने लॉजिक रखा है कि कोई आकर आपसे मदद मांग सकता है? जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेज हैं और जहाँ मंच ने काम कर रखा है वहाँ के जो लोग हैं उनको पता है कि मंच के पास जाने से, मंच के किसी सदस्य से मिलने से हमारी समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। तो वो पर्सनली हमसे आके मिलते भी हैं और निश्चित रूप से उनका काम, उनकी जो समस्या है उनकी वो समाप्त होती है। कुछ एग्जाम्पल्स बहुत बड़े बड़े हैं हमारे मंच के जो रोज हम लोग पढ़ते रहते हैं, चाहे वो राजस्थान में हो या बाहर हो। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ट्रेन में कोई ट्रैवल कर रहे थे ना अभी उस दिन ईस्ट गुवाहाटी के आसपास, और अचानक उनकी मदर को हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, जो कि ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थी। अब दैट पर्सन वाज नॉट फ्रॉम मारवाड़ी युवा मंच, लेकिन उन्हें उनका फ्रेंड कोई मारवाड़ी युवा मंच में था और आगे कोई बड़ा स्टेशन आने वाला था जहां उन्हें पता था कि यहाँ पे ब्रांच है, और उन्होंने उनको कॉल किया कि मेरी मदर को ऑक्सीजन की जरूरत है, ट्रेन के अंदर नहीं मिल पा रहा है और आप प्लीज अगर कोशिश कर सकते हैं, डॉक्टर ने ये मेडिसिन भी बता दी है मुझे फोन पे, जितना पॉसिबल हो बताइए। हमारे मंच के युवा साथी बहुत जुझारू हैं और बिल्कुल नहीं देख सकते कि अगर फोन आ गया फिर तो कुछ वो दूसरी बात है ही नहीं, क्योंकि क्या है कि सबकी यही मानसिकता है। तभी मेरे ख्याल में हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आज जुड़े हैं। ये वाइब्रेशंस अगर नहीं होते तो पॉसिबल नहीं होता। हम लोगों ऐसा मैं सोचती हूँ कि अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए तो जानवर भी करता है, बिल्कुल सही बात, एग्जैक्ट। लेकिन अगर इंसान ही वो ऐसा प्राणी है जो दूसरों के लिए भी कर सकता है, और यही एक थॉट है जो हम सबको आज बैठ के, आपको भी मेरे ख्याल से और आपको भी जोड़ती है इस चीज से। तभी आपको वो पॉजिटिव फीलिंग आई कि मुझे इन लोगों को जरूर प्रमोट करना है या मुझे इनका इंटरव्यू करना है। ये फीलिंग नहीं होती तो आप भी नहीं सोच पाती। तो आई थिंक ये एक थॉट है जो हमें बांध के रखता है। और वहां पे यही हुआ था कि वो कॉल आया और वो लोग बाकायदा सिलेंडर लेके और मेडिसिन लेके पहुंचे। इनफैक्ट वापस से 2 स्टेशन बाद में वो सिलेंडर खत्म होने वाला था या
थोड़ी दूरी बाद में, और वो मेडिसिन और कोई चेंज करनी थी, तो वापस से किसी थर्ड ब्रांच ने उनको कांटेक्ट किया और वो उस तरीके से पहुंचा। तो मंच का मेंबर होना हमारे लिए जरूरी नहीं है, सामने वाला है, हमारे लिए तो ये जरूरी है कि हम किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है हम लोग अप्रोच करते हैं। अच्छा, मेडिकल लाइन की बात कर ली, हमारी लैंग्वेज की बात कर ली, क्या उसके अलावा भी कुछ ऐसे टारगेट्स है जिन पे आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डॉरी को लेकर इतना कुछ चल रहा है, तो दीज काइंड ऑफ बहुत सारे नेशनल प्रोजेक्ट्स है हमारे, सर बताएंगे हमारे सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जागरूकता का जो अभियान चल रहा है वो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। और जो गर्ल्स स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और या फिर जो लोकल जो छोटे छोटे गांव हैं, इवन वहां भी मारवाड़ी मंच की टीमें पहुंच रही है, पहुंच के लोगों को अवेयर कर रही है, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये बेटियां ही तो है जो हमारे पास उदाहरण के तौर पर आप भी तो जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नारी चेतना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है। जी हाँ, भ्रूण हत्या को लेकर भी अगर देखा जाए, अभी भी वो मानसिकता बदली नहीं, हम कहेंगे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन वो मानसिकता अभी भी नहीं बदली। तो उस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए अवेयरनेस कैंपेनिंग अभी इस चैप्टर में होगी, नेक्स्ट मंथ ही हमारा प्रोजेक्ट है कि उसमें हम उसके लिए अवेयरनेस कैंपेनिंग करेंगे। बिकॉज एक्चुअली हमने खुद फेस किया, लाइक आई एम अ गर्ल एंड आई रियली फील दैट कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो अभी तक इतना स्वस्थ नहीं हुआ है जितना महिलाओं के लिए या एक लड़की के लिए होना चाहिए। तो वी आर जस्ट डूइंग फॉर अवेयरनेस कैंपेनिंग, एंड स्पेशली हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर नेशनल से कोई प्रोजेक्ट रिलीज होता है इसके लिए, तो वी विल बी चल रहा है। अब तक नारी 10 लाख महिलाओं से चेतना के अंतर्गत अच्छा अभी नारी चेतना में आपने वो काम भी तो किया जी, शपथ पत्र करवाया कि वो महिला भ्रूण हत्या न करेंगे, कन्या भ्रूण की हत्या, इस तरह हस्ताक्षर अभियान, हस्ताक्षर अभियान हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेके चलते हैं। 10 लाख से अधिक महिलाओं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी चलता है। बिल्कुल, मिशन कैंसर कंट्रोल के अंदर हम लोग डी एडिक्शन प्लेजिंग करवाते हैं। अभी मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली जिसके लिए मैं ऑर्गन डोनेशन कन्वेनर बनाई गई हूँ, वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसमें आप भी इन्वाइटेड होंगी बहुत जल्दी सून। अच्छा, ये जो डोनर की बात आपने कही है, तो ऑर्गन्स में किस तरह डोनेट करने की बात है, मैं थोड़ा सा फर्दर इन्फॉर्मेशन इस बारे में चाहूँ ताकि दर्शकों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऑर्गन डोनेट कैसे किया जाता है, कौन कौन से ऑर्गन से जो डोनेट किए जा सकते हैं। अभी तक मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से करीब 10 लाख महिलाओं से कन्या भ्रूण हत्या न करने के लिए 10 शपथ पत्र भरवाए जा चुके हैं, और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम चलाने का मारवाड़ी युवा मंच का कार्यक्रम है, ये अनवरत चलता रहेगा। मेरे एक और सवाल है हरियाली को लेकर, ट्री प्लांटेशन, ये भी एक बहुत खूबसूरत मुद्दा है, और मैंने सुना है आप लोग इसमें भी कहीं ना कहीं से जुड़ाव रखते हैं, तो मैं उस बारे में भी जानना चाहूंगी। राजस्थान में अभी पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चल रहा है। हरियालो राजस्थान करके भी इसमें एक थीम है। जी। हम इस कार्यक्रम को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के नाम से इस कार्यक्रम को चलाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये हमारी मारवाड़ी मंच की शाखाओं द्वारा चलाया जा रहा है, और इस वर्ष करीब 50,000 पेड़ लगाने का जो लक्ष्य हम लेके चले हैं, हम उसके काफी करीब हैं, और जल्दी इस लक्ष्य को आने वाले 15-20 दिन में, महीने भर में इसको पूरा करेंगे। मैं चाहती हूँ एक खूबसूरत सा मैसेज आप दर्शकों को दीजिए कि पर्यावरण को किस तरह स्वच्छ रखा जा सकता है, किस तरह अगर एक घर में मेंबर जागरूक होगा तो दूसरा भी जागरूक। हालांकि आजकल बुक सिलेबस में हमें हर जगह ये सब देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारी मुहिम थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। तो मैं चाहती हूँ एक मैसेज आप जरूर हमारे दर्शकों को दें पर्यावरण को लेकर। दर्शकों से या आम जनता से मैं यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ अगर एक नाम एक पेड़ के हिसाब से भी आप चलेंगे ना, कि सिर्फ मैं खुद एक पेड़ लगा दूं और हर इंसान ऐसा सोच ले, तो भी बहुत प्लांटेशन हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर राजस्थान। और इसको जरूर करें, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और ऐसी स्थिति में किस तरीके से बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हम हमारी हेल्थ को लेके किस पोजीशन पे हैं, किस डेंजर पॉइंट पे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें, और एक नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। न केवल पेड़ लगाएं, उनके संरक्षण का भी अपने दायित्व लेके पेड़ों को बच्चों की तरह पालें, और उससे जब तक उन्हें वो बड़े नहीं हो जाएं तब तक उनका देखभाल करें। इससे अपनी धरती हरियाली होगी और हम उसका पर्यावरण बचा सकेंगे। और खास मुद्दा यही, पेड़ लगाना मैटर नहीं करता जितना ज्यादा उसकी देखभाल। अच्छा, ये अमृत धारा का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं ये जानना चाहती हूँ। अमृत धारा का कार्यक्रम जो मारवाड़ी समाज का जो सबसे पुराना काम है समाज सेवा का, जगह जगह जैसे प्याऊ लगाई जाती थी, अच्छा, कहीं स्थायी प्याऊ होती थी, कहीं अस्थायी होती थी, उसी काम को
बहुत बढ़िया तरीके से मारवाड़ी मंच, अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के बैनर तले हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अमृत धारा प्रकल्प के तहत करीब करीब 4000 स्थायी जो अमृत धाराएं हैं, जो प्याऊ हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न शाखाओं के माध्यम से, दानदाताओं के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस पे जहां पानी की खपत हो, जहां लोगों को उसका फायदा मिल सके प्याऊ का, तो करीब करीब 4000 स्थायी अमृत धाराएं और लगभग इतनी अस्थायी अमृत धाराएं पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ी मंच के माध्यम से चल रही है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं राजस्थान का आपको दूंगा कि नोखा के अंदर जो मेरी गृह शाखा है, उसमें 48 दिनों तक रेलवे स्टेशन पर प्रत्येक डब्बे के अंदर और प्रत्येक यात्री को जल पिलाया गया। और उसमें खास बात यह थी कि बारिश का पानी, जो बिल्कुल जिसे हम मारवाड़ी में पालर पानी बोलते हैं, उस पानी की व्यवस्था की गई और पूरे 48 दिन बारिश का मीठा पानी मुहैया कराया सभी ट्रेन के अंदर सभी यात्रियों को। हर डिब्बे में, एक एक डब्बे में जाके हम लोग करीब करीब 50 कार्यकर्ता पूरे दिन लगे रहते थे, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो ये पिछले साल भी हालांकि हमने किया था, लेकिन अब की बार जो बारिश का पानी जो हमने व्यवस्था करके और मीठा पानी पिलाया, वो अपने आप में बहुत महत्व रखता था। मेरा एक सवाल था ऑर्गन डोनेशन को लेकर, मैं उस बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहती हूँ। जी, ऑर्गन डोनेशन आज के टाइम पे मेरे ख्याल में जिस तरीके से हम कैंसर पे काम कर रहे हैं, जो जितनी ज्यादा जरूरत है, उसी तरीके से ऑर्गन डोनेशन पे भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में। हम हर अलग अलग धर्म से लोग होते हैं, सबकी एक ये मिथ रहता है, एक नेगेटिव थॉट मन में रहता है कि अगर हमने ऑर्गन डोनेट कर दिया या हमने अंगदान या देहदान कर दिया तो हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ये जनरल धारणा है, एक जो सब में है, ऑलमोस्ट सभी लोगों में, हम पढ़े लिखे लोगों में भी होती है, जैसा मैंने अभी तक देखा है ऐसा। लेकिन हमें इसी मिथ को दूर करके और ये देखना है कि कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं आजकल, कितने ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें डेथ्स हो जाती हैं। वो बॉडीज यूं ही जा रही हैं, जबकि इतना जो कीमती हमारे ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, आईज हैं, वो किसी के जीवन को अलग दूसरी रोशनी दे सकते हैं ऐसा। तो इसी पे हमारा जो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो फर्स्ट टाइम मारवाड़ी युवा मंच ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, इस पे काम कर रहे हैं। नोटो जो है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी जो है नेशनल, इससे हमारा टाई अप हो चुका है। हम लोग इससे पूरा सारा एफिलिएशन हमें मिलने वाला है और हम लोग इसके ऊपर आगे काम करेंगे। इसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन जो हम डोनेट कर सकते हैं वो बेसिकली है आइज टिश्यूज के अंदर आता है। आजकल स्किन भी डोनेट होती है। देन वी कैन डोनेट आवर हार्ट, आवर लंग्स, देन किडनी, पैनक्रियास का कुछ पार्ट डोनेट होता है, लिवर डोनेट होता है, बोन्स डोनेट होती हैं। तो ये सारे मेन मेजर थिंग्स हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं, किसी की जान हम बचा सकते हैं। इसका क्या प्रोसीजर है? इसका प्रोसीजर बेसिकली ये होता है कि 2 तरीके से ऑर्गन डोनेशन होता है। एक डिसीज जो कि होता है ब्रेन डेथ के बाद में, और एक होता है लाइव डोनेशन। ऐसा लाइव डोनेशन में आप किडनीज डोनेट कर सकते हैं, है ना। बाकी जो आपको है आपके डेथ के बाद ही डोनेट हो सकता है। प्लेजिंग आप करिए, कंसेंट वो जो रहता है, जो एक फॉर्म रहता है हम लोगों का, फॉर्म नंबर 7 बोलते हैं इसे, नोटे के थ्रू वो पूरी हमें प्रोवाइड होता है और सारा प्लेजिंग हम करवाते हैं लोगों से, जिसकी इच्छा है या जो चाहता है मन से कि मेरे मरने के बाद में मेरे सारे जो ऑर्गन्स है वो डोनेट हो जाएं। वो एक प्लेटफॉर्म आता है, उसमें इनफैक्ट आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हो। आप चाहते हो सिर्फ आइज डोनेट करना, आपकी सिर्फ आइज डोनेट होगी। आप चाहते हो सारे ऑर्गन्स डोनेट करना, और आप चाहते हो अगर पूरी बॉडी डोनेट करना, जिसे हम देहदान कहते हैं। अंगदान और देहदान में फर्क ये है कि डेथ के बाद में जो भी डोनर है उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो रिट्राइव कर लिए जाते हैं प्रॉपर टाइम पे। जितना करीबन 2 से 6 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोसेस रहता है। वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ही होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही होता है, हॉस्पिटल में ऐसा। तो ये रिट्राइव कर लिए जाते हैं एंड देन आपकी बॉडी जो है वापस से आपको एज इट इज सही पोजीशन में लाके फैमिली को दे दी जाती है। तो ये तो हो गया अंगदान। लेकिन मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल स्टूडेंट्स को बॉडी की जरूरत होती है स्टडी करने के लिए, तो कुछ लोग जो हैं वो देहदान भी करते हैं। तो जब पूरी बॉडी आप डोनेट कर देते हैं तो उसको देहदान बोलते हैं। जी ऐसा। तो ये प्रोसेस रहता है, इसका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही पूरा प्रोसेस इसका किया जाता है और फैमिली के कंसेंट से ही वो पूरा होता है। कई बार होता है कि जो पर्सन खुद है जिन्होंने पहले इच्छा जताई थी और जिन्होंने डोनेट किया था, उनकी डेथ के बाद में फैमिली नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो उनके कंसेंट के बिना वो काम नहीं होता है। वो
we are not, that person is not considered then. और ये जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स, these kind of आर्टिफिशियल लिम्ब, जो उनका क्या लॉजिक है, कॉन्सेप्ट बताएं। आर्टिफिशियल लिम्स कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का जो कार्यक्रम, जो प्रकल्प है जी, वो भी हमारे मंच के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। आज तक विभिन्न जगहों में, विभिन्न शाखाओं में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा आर्टिफिशियल लिम्स हैं जो लोगों को प्रदान कर दिए गए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों से हम कुछ पैसा उसमें कैलिपर्स हो गए और अपने जो व्हील चेयर्स वगैरह हो गई, सारी चीजें उसमें शामिल। अच्छा, अपर लिम्स और लोअर लिम्स जिनको हम बोलते हैं हाथ और पैर, है ना, ये सब हम लोग देते हैं बनवा के उन्हें। सिलीगुड़ी में हमारा एक सेटअप है जहाँ बनता है, और एक हनुमानगढ़ में, वो भी आपका अपना? हाँ बिल्कुल, हमारा खुद का अपना सेटअप है जी, जहाँ पे ये बनाए जाते हैं और फिर अलग अलग ब्रांचेस इस तरीके के कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हैं और वहाँ से मंगवाती हैं। भविष्य की क्या चुनौतियां हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं, या क्या लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है कि अब आगे ये करना तय है या इस पर काम किया जाना चाहिए? मेरा ये मानना है कि जो प्रकल्प मंच के द्वारा चल रहे हैं वो अपने आप में परिपूर्ण हैं। जो प्रकल्प चल रहे हैं वास्तव में उन्हीं चीजों की आवश्यकता आमजन को है, हमारे समाज को है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य अब ये है कि संगठन को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, ताकि जहां हमारा संगठन नहीं है, जहां काम नहीं हो पा रहा या लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे, हमारी जो योजनाएं चल रही है, जो प्रकल्प चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा हमारा टारगेट अभी यही है कि जहां पे मंच की शाखाएं नहीं है वहां पे मंच की शाखाएं खोली जाए, वहां पे युवा साथियों को जोड़कर और वहां के स्थानीय जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको हमारे जो प्रकल्प हैं इनकी सुविधाएं मिले और वो लाभान्वित हो। मैं स्वच्छ भारत अभियान भी एक अभियान है जो चला आ रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी जी तो कितना कुछ कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल आपसे जानना चाहती हूँ। निश्चित रूप से स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, हम भी उसकी एक कड़ी हैं। पिछले साल गोवा में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, उसमें गोवा के मुख्यमंत्री जी और गोवा की राज्यपाल माननीय मृदुला सिन्हा जी आए थे जी। वो भी, मृदुला जी भी स्वच्छ भारत अभियान के भारत सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं जी। उन्होंने हमें वहां पे एज ए ब्रांड एम्बेसडर, वहां पे हमें ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया जी। और उसके बाद में हम और ज्यादा जिम्मेवारी से इस काम को कर रहे हैं। अभी बेंगलोर में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी जी। उसमें छोटे कारबिन्स बनाए गए थे, अच्छा। हजारों की संख्या में जी। उन कारबिन्स को उस शाखा द्वारा तो वितरित किया गया जी। उसके अलावा देश की अन्य शाखाओं ने उसको फॉलो किया और वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। मैं तो चाहती हूँ इसी तरह आप लोग एक्टिव रहें। युवा भवन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, हमने हर जगह इसका नाम सुना है, तो ये क्या चीज है? युवा भवन मारवाड़ी, अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प है जी। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प है। उसके तहत मैं थोड़ी सी जानकारी आपको डिटेल में देना चाहूंगा जी। साहिबाबाद दिल्ली में, जो दिल्ली गाजियाबाद जो बॉर्डर है, उस पे हमारा एक युवा भवन हम लोग बना रहे हैं। उसका कार्य अभी प्रगति पे है। अच्छा, एक बिल्डिंग बन रही है। उस बिल्डिंग के अंदर ये बिल्डिंग करीब 35 करोड़ की लागत से वहां पे बनाई जा रही है और मुख्य रूप से उसमें सेवा, संस्कृति और युवा विकास को लेकर उसको फोकस करते हुए उस भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो सेवा के हिसाब से तो उसमें जैसे कैंसर जांच केंद्र रहेगा और ब्लड बैंक रहेगी जी। आर्टिफिशियल लिम्स की कार्यशाला उसमें वो रहेगी। मतलब जितने भी आपके प्रकल्प हैं वो सब एक जगह पर। बिल्कुल जी। तो ये तो हो गया सेवा से रिलेटेड। उसके बाद में जो संस्कृति है, तो मारवाड़ी भाषा को लेकर वहां पे एक अलग से केंद्र बनेगा और मारवाड़ी जो संस्कृति है उसकी जानकारी के लिए एक केंद्र बनेगा। तो ये संस्कृति से रिलेटेड 2-3 चीजें वहां पे मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी संस्कृति, उससे रिलेटेड वो रहेंगी। और युवा विकास, आजकल जो सिविल सर्विसेज के लिए जो हमारे जो मारवाड़ी लोग हैं, उनके बच्चे बाहर जाते हैं, तो लगभग 200 छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल वहां पे रहेगा, जिसके अंदर 50 छात्राओं के लिए अलग से सेपरेट हॉस्टल रहेगा। जो छात्राओं के लिए जो हॉस्टल रहेगा उसके अंदर उसका संचालन भी महिलाएं करेगी, हमारी जो महिला शाखा है वो करेंगी। वहां पे वार्डन भी महिला रहेंगी और सारा जो मैनेजमेंट है वो वहां पे महिलाओं के हाथ में रहेगा, ताकि क्या है कि बच्ची जो वहां पे रह रही है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे,
और घर वाले भी निश्चिंत रहें। तो ये एक विशेष रूप से वहाँ पे ये 3 चीजें वहाँ पे युवा भवन के माध्यम से की जा रही है। एक जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मनोरंजन के लिए भी एक केंद्र बनेगा, जिनके बारे में हम लोग आजकल सोचना हम लोगों ने बहुत कम कर दिया। जीवन तो उनका भी है, मनोरंजन उनको भी चाहिए, तो उनके मनोरंजन के लिए केंद्र भी वहाँ पे युवा भवन के अंदर बनना है। इसके अलावा जो सामाजिक जो बैठकें होती हैं या जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके लिए एक ऑडिटोरियम वहाँ पे बन रहा है। और निश्चित रूप से जिस दिन ये भवन बन के तैयार होगा, मारवाड़ी समाज के लिए ये बहुत काम आने वाली चीज है। और मंच की, जैसा मैंने बताया, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये। और जो अपने दानदाता हैं, लोगों को मोटिवेट करके फंड की व्यवस्थाएं की जा रही है और बहुत ही जल्दी इस एक बहुत शानदार भवन को जो मारवाड़ी समाज के काम आने वाला है उसको तैयार किया जाएगा। आखिर में मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप जो जोधपुर के युवा हैं उनको एक मैसेज दीजिए ताकि वो मोटिवेट हो और आपसे उनका जुड़ाव हो और आगे ये कड़ी जुड़ती जाए और हम इस तरह काम करते रहे। तो प्लीज एक मैसेज जरूर आप दर्शकों को दें। जी, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर आप भी ये सोच रखते हैं कि इंसान जो है सिर्फ वही एक प्राणी है पूरे धरती पे कि जो दूसरों के भी काम आता है, क्योंकि जानवर जो है वो तो खुद के लिए भी करता है, लेकिन इंसान है सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, औरों के लिए भी करना चाहता है। तो आप प्लीज मंच से जुड़ें, चाहे जोधपुर मयूर ध्वज को कांटेक्ट करें, नेहा जी को कांटेक्ट करें, दिलीप जी को, मधुलिका जी को, या फिर कहीं और सिटी में है तो कहीं और सिटी की ब्रांचेस को कांटेक्ट करें। तो प्लीज हमें बताएं। 9784997884 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मंच से जुड़ें। आप सभी स्टूडियो आए और आप लोगों ने युवा शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण हमारे दर्शकों के लिए रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो उम्मीद करेंगे आप इसी तरह अपनी उपलब्धियां हासिल करें, और उपलब्धियां कहना भी गलत होगा, समाज में रहकर समाज के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो वाकई में बहुत ही तारीफ काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और इसी तरह आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, इसी तरह आप काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। आज युवा शक्ति हमारे सामने विराजमान थी। इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि अगर युवाओं में ताकत है तो देश बढ़ेगा जरूर, लेकिन बस कड़ियों का जुड़ना अभी बाकी है। इसीलिए स्टूडियो में आए और आपको बताने की कोशिश की कि मारवाड़ युवा मंच मयूर ध्वज जो जोधपुर है वो अपना काम कर रहा है, और आप भी इनसे जुड़कर एक कदम आगे बढ़ाकर समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो जरूर इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। आज हमारे शो में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।